नमस्कार, मैं अभिनव द्विवेदी डीएलएड 2019 के सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं। मित्रों, ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के क्रम में मैं आज अपने विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1813 के आज्ञा पत्र पर चर्चा करूंगा। 1813 के आज्ञा पत्र को समझने के लिए हमें दो बातें जान लेनी चाहिए। पहली बात ये, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और यह निश्चित रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी, परंतु अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों और भारत में मिलने वाले सुअवसरों का लाभ उठाते हुए यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शासिका बन बैठी और आगे चलकर इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों के शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यूरोप की बहुत सारी ईसाई मिशनरियां लगातार इस बात की मांग कर रही थीं कि उन्हें भारत जाने का अवसर दिया जाए, वहां जाकर उन्हें अपनी शिक्षा, अपने धर्म के प्रसार की छूट दी जाए। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे 1813 के आज्ञा पत्र को जानना थोड़ा आसान हो जाता है। आइए हम देखते हैं 1813 का आज्ञा पत्र। मित्रों, हमें जानना चाहिए कि 1813 का आज्ञा पत्र आया कैसे, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो इस क्रम में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हर 20 साल बाद अपने व्यापार के आज्ञा पत्र का ब्रिटेन की संसद से पुनरावर्तन कराती थी। इसी क्रम में 1813 में भी एक ऐसा अवसर आया जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 1813 के आज्ञा पत्र को जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक पत्र था उसको जारी किया। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करे। यह कह सकते हैं कि 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा संबंधी 3 धाराएं जोड़ी गई जो इस प्रकार से हैं। जो 3 धाराएं जोड़ी गई हैं उसमें जो पहली धारा जोड़ी गई वो है कि मिशनरियों के भारत आने एवं धर्म और शिक्षा के प्रसार की छूट। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि यूरोप की अनेक ईसाई मिशनरियां भारत में आना चाहती थी और यहाँ आकर अपने धर्म और शिक्षा का प्रसार करना चाहती थी और इसके लिए निरंतर वो वर्षों से इस बात की मांग कर रही थी कि उन्हें भारत जाने का अवसर दिया जाए। संयोगवश 1813 के आज्ञा पत्र में मिशनरियों की इन मांगों को मान लिया गया और एक धारा बनाई गई कि इन मिशनरियों को भारत जाने का और वहां शिक्षा और धर्म का विस्तार करने का अवसर दिया जाए। इस आज्ञा पत्र की जो दूसरी महत्वपूर्ण धारा है वो ये है कि शासित क्षेत्रों में शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर होगा। जैसा कि मैंने इसके पूर्व बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई और संयोगवश यह भारत की शासिका बन गई थी। अब 1813 का जो आज्ञा पत्र है इसकी उपधारा 2 ये कहती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन क्षेत्रों में शासन कर रही है उन क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी होगी। 1813 के आज्ञा पत्र की जो तीसरी महत्वपूर्ण धारा है जिसका संबंध शिक्षा से है वो यह है कि भारतीयों की शिक्षा पर कंपनी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी और यह व्यय साहित्य के रखरखाव, विकास, विद्वानों के प्रोत्साहन और विज्ञान की शिक्षा पर होगा। अर्थात जो दूसरी उपधारा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करेगी और यह व्यवस्था कैसे होगी, इसके लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में वो शासन कर रहे हैं उन क्षेत्रों में शैक्षिक विकास के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खर्च करेगी और यह
खर्च किन किन मदों में होगा, तो इन खर्च के मदों के विषय में ही बताया गया कि साहित्य की रखरखाव अर्थात साहित्य के संरक्षण के लिए साहित्य का और विकास हो सके, इस मद में जो विद्वान हैं उन विद्वानों को प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, और जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर विज्ञान के ज्ञान की रुचि उत्पन्न करने में इस 1 लाख रुपए की धनराशि का व्यय किया जाए। मित्रों, ये था 1813 के आज्ञापत्र की प्रमुख 3 उपधाराएं। इन उपधाराओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इनमें कुछ कमियां भी थी। आइए अब हम 1813 के आज्ञापत्र की कमियों को भी समझ लेते हैं। जो पहली कमी है इस 1813 की आज्ञापत्र की, वो जिसका संबंध शिक्षा से है, पहला है कि शिक्षा के स्वरूप व माध्यम के विषय में कोई स्पष्ट संकेत का न होना। अर्थात 1813 के आज्ञापत्र के माध्यम से भारत में जिस शिक्षा के विस्तार की बात की गई थी, जिस शिक्षा के प्रसार की बात की गई थी, उस शिक्षा का स्वरूप कैसा हो और वह शिक्षा किस माध्यम में दी जाए, इसके विषय में चार्टर आज्ञापत्र में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था, जो इस आज्ञापत्र की प्रमुख कमी कही जा सकती है। इस आज्ञापत्र की दूसरी महत्वपूर्ण कमी थी कि आज्ञापत्र की 43वीं धारा में साहित्य को लेकर भ्रामक स्थिति थी। अर्थात आज्ञापत्र की धारा संख्या 43 जिसका संबंध शिक्षा से है, वो भ्रामक स्थिति उत्पन्न करती है। अर्थात यहाँ स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया कि साहित्य का मतलब केवल भारतीय साहित्य है या पाश्चात्य साहित्य को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। अर्थात एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई धारा संख्या 43 से। जो इस आज्ञापत्र की तीसरी कमी है वो यह है कि भारतीय साहित्य को लेकर भी मतभेद था। कुछ लोगों का मानना था कि भारतीय साहित्य के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, अरबी और फारसी के साहित्य को ही शामिल किया जाना चाहिए, जबकि कुछ विद्वानों का मत यह था कि भारतीय साहित्य के अंतर्गत भारत में बोले जाने वाली सभी भाषाओं के साहित्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अर्थात भारतीय साहित्य को लेकर भी विद्वानों में मतभेद की स्थिति थी। जो चौथी कमी थी कि कंपनी के कुछ सदस्यों द्वारा साहित्य का अर्थ लैटिन और अंग्रेजी साहित्य से लिया जाना। अभी भारतीय साहित्य के संदर्भ में ही मतभेद की स्थिति थी। उसी बीच कंपनी के कुछ सदस्यों का यह मानना था कि साहित्य का संबंध केवल भारतीय साहित्य से ही नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसमें अंग्रेजी और लैटिन साहित्य को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि इस आज्ञापत्र या 1813 के आज्ञापत्र में कुछ खामियां भी हैं, जिसके आधार पे इस आज्ञापत्र की आलोचना की जाती है। और इन आलोचनाओं का दुष्परिणाम ये हुआ या इन भ्रामक स्थितियों का दुष्परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा के लिए कोई एक निश्चित नीति का निर्धारण नहीं कर पाई। ये भ्रामक स्थितियां ऐसी रहीं और इन भ्रामक स्थितियों के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस 1 लाख रुपए की धनराशि को अलग अलग समय पर अलग अलग मदों में व्यय करती रही और कह सकते हैं इसका कोई प्रभावशाली परिणाम मिलने नहीं पाया, क्योंकि यहाँ दिशाविहीन होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शिक्षा पर कार्य कर रही थी। इसी बीच भारतीय शिक्षा में 2 विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, प्राच्यवादी विचारधारा और पाश्चात्यवादी विचारधारा। इन मतभेदों का परिणाम था ये जो अलग अलग भ्रांतियां थी साहित्य को लेकर, भाषा को लेकर, स्वरूप को लेकर, इन भ्रांतियों ने विचारकों के 2 समूह उत्पन्न कर दिए। एक प्राच्यवादी विचारधारा के समर्थक और एक पाश्चात्यवादी विचारधारा के समर्थक। जो प्राच्यवादी थे वो मानते थे कि भारतीयों की शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारतीय साहित्य का होना चाहिए, जबकि दूसरी विचारधारा यह मानती थी कि भारतीयों में जिस प्रकार की शिक्षा का विकास होना चाहिए वो अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का होना चाहिए। इस प्रकार भारतीय शिक्षा के इतिहास में विचारधाराओं के आधार पर एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद की संज्ञा दी जाती है, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। थैंक यू।